Bismillahirrahmanirrahim. Today I am discuss about uses of isotopes. लास्ट टाइम जो है वो हमने आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस किया था. अब आइसोटोप्स का इस्तेमाल विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की एडवांसमेंट के साथ साथ द आइसोटोप्स हैव फाउंड मैनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ्स. इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा यूजेस हैं आइसोटोप्स के हमारी डेली लाइफ में, जिनमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फॉलोइंग आर द मेजर फील्ड्स इन विच आइसोटोप्स हैव वेस्ट एप्लीकेशंस. सबसे पहली जो है वो है रेडियोथेरापी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ठीक है, रेडियोथेरापी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि हम कैंसर के इलाज के लिए करते हैं. अब यहाँ पर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन के कैंसर के लिए आइसोटॉप्स लाइक P32 यानी कि फास्फोरस 32 यूज़ होता है, एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड बिकॉज दे इमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस. आपको पता है कि आपकी जो स्किन होती है वो बेसिकली अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना. तो इसके अगर स्किन कैंसर होता है किसी को, तो उसके यूज़ के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 डिग्री. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनके अंदर से बीटा रेज खारिज होती है. ठीक है, दे एमिट बीटा रे. ठीक है, और बीटा रेज जो होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, यानी कि वो उसकी बॉडी के अंदर जो है वो सरायत नहीं करती. फॉर कैंसर C60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी. अच्छा, अगर बॉडी के अंदर जो है वो आप करना चाह रहे हैं तो फिर जो है वो क्या होगा, विद इन द बॉडी इज़ यूज बिकॉज इट एमिट्स स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेज. तो अगर तो बॉडी के अंदर कैंसर मौजूद है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कोबाल्ट 60 यूज़ करेंगे, CO60 यूज़ करेंगे. और अगर आपकी स्किन कैंसर है तो वहाँ पर फास्फोरस और स्ट्रोंशियम 90 जो है वो आप यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि फास्फोरस स्ट्रोंशियम 9 जो है वो बीटा रेस खारिज करते हैं, जो कि लेस पेनिट्रेटिंग है, बॉडी के अंदर जो है वो सरायत नहीं करती बल्कि स्किन के ऊपर ही रहती हैं. और अगर जो है वो बॉडी के अंदर कहीं कैंसर है तो उसके लिए यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60, जो कि बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हेयर यू कैन सी एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरापी, यानी कि यहाँ से ये देखें बीम, ये रेडिएशंस खारिज होती हैं इसकी स्किन के ऊपर, जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ किया जा रहा है. और यहाँ पर देखें तो ब्रोंकोस्कोपी, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ज़रिए देखें ये इसके मुंह में ऐड करते हैं और ये पहुँच जाता है लंग्स तक. जब ये लंग्स तक पहुँच जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से रेडिएशंस गिराते हैं और लंग्स के अंदर जो कैंसर था उसको हम ट्रीट कर लेते हैं इस तरह. ठीक है, ओके. Next, a trace for diagnosis and medicines. The radioactive isotopes are used as traces in the medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनको हम इंसान की बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स वगैरह होते हैं उनको डायग्नोस करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. Isotopes of iodine 131 are used for diagnosis of goiter in thyroid. Similarly, technetium is used to monitor the bone growth. अब यहाँ पर देखें ये एक फ़ीमेल है और ये इसके जो है वो ग्वाइटर को विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस जो है वो इस कंप्यूटर के ऊपर चेक कर रही है. ग्वाइटर क्या होता है, आपके गले के अंदर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और सम टाइम आयोडीन की कमी की वजह से जो है वो ये स्वेल हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ग्वाइटर के आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज़ हुआ है, आयोडीन 131. और यहाँ पर देखें ये बोन की ग्रोथ, या आप ये कह सकते हैं बोन की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा, टेक्नीटियम जो आइसोटोप है उसका आइसोटोप हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस. आर्चियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल क्या होते हैं कि आप जो है वो जो मुर्दे या जो आप कह सकते हैं जो बाकियात होती हैं, जो फॉसल्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो हम रेडिएशंस, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी रेडिएशंस गिराते हैं, जिससे हम उनकी, अगर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो कोई स्केलेटन मिलता है, कोई ढांचा मिलता है और आपको ये नहीं पता कि ये जो है वो कब मरा है, ठीक है, तो उस
उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आप उस स्केलेटन का वो जो आपके सामने ढांचा पड़ा हुआ है या आपको कहीं से खोपड़ी मिलती है, तो वो खोपड़ी जो है वो कितनी पुरानी है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप वहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ करेंगे। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स। ठीक है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यहाँ पर यूज़ होंगे फॉसिल्स और डेड प्लांट्स और एनिमल्स एंड स्टोन्स वगैरह जो होते हैं। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, तो इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। यहाँ से शुरू हो रहा है द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है। एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ एज डिटर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट फॉसिल्स बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14। आपको अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े थे, C13, C12, C13 एंड C14। दिस इज C14, इन दैम इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शंस टू follow a radioactive element during the reactions and ultimately to determine the structure। तो किसी भी रिएक्शन के दौरान जो है वो हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम उसका स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था। यहाँ पर एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल C14 इज़ यूज टू लेबल CO2 as CO2 is used the plant for photosynthesis to form glucose. Its movement is detected through the various intermediate steps up to glucose। अच्छा, अगर आपको याद हो वो स्टूडेंट जो बायो पढ़ रहे हैं उनको तो ये पता ही होगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स CO2 को बाहर से लेते हैं और ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम जो है वो कार्बन का C14 वाला आइसोटोप यूज़ करेंगे कहाँ पर, CO2 में। और वो जो CO2 थी उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप्स बनते हैं, उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप्स आएंगे बायो के आप पढ़ लेंगे चैप्टर में, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप जो सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हुए और एट दी एंड आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बनने तक जो है वो आप उसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिससे आप जो है वो उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बता सकते हैं। एट दी एंड लास्ट एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन है। अच्छा, ये जितने भी यूजेस हैं ये सम टाइम आपको शॉर्ट में आ जाते हैं और सम टाइम जो है वो पेपर में आ जाता है, एनी राइट डाउन एनी 4 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो ये आपने सारी की सारी याद करनी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय carrying out controlled nuclear fission reactions in nuclear reactors। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो है वो आप क्या करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं। और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या था, फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235, ये अगर आपको याद हो तो हमने आइसोटॉप्स उसमें से पढ़े थे, उसमें से 235 है, 234 था, 235 एंड 238 था आपके पास। तो ये 235 वाला जो है वो इज़ बम्बार्डेड विद स्लोली मूविंग न्यूट्रॉन्स। द यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेकअप टू प्रोड्यूस बेरियम 119 एंड क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर देखें उसने क्या किया, उसने ये लिया आइसोटोप, ठीक है, यूरेनियम का, और ये आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन। ये बम्बार्डमेंट करता है इसके ऊपर, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी यूरेनियम के ऊपर, तो यूरेनियम क्या होगा, ब्रेकअप होगा, टूट जाएगा। फिशन का मतलब ही टूटना होता है, ठीक है, ये यूरेनियम क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ये यूरेनियम टूटेगा तो उसके साथ क्या बनेगा, बेरियम बन जाएगा, ये लिखा हुआ है बेरियम 139, ये बेरियम 139 बना। एंड क्रिप्टॉन 94, दिस इज़ क्रिप्टॉन 94 एंड 3 न्यूट्रॉन्स, दीज आर 3 न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। तो यू कैन सी ये बेसिकली तो हमने पावर जनरेशन करनी थी ना, तो ये पावर एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल रही है। अब ये देखें, ये केमिकल रिएक्शन में 235 है, तो अगर आप इन सबको प्लस करें
तो ये आपके पास 235 ही आना चाहिए। इसी तरह ये 92 है, इन सबको नीचे वाले को प्लस करें तो ये आपको 92 ही मिलना चाहिए। ऊपर वाला एटॉमिक मास है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है उन्होंने। A large amount of energy is released which is used to convert water into steam in boiler. The steam then drives the turbines to generate electricity. This is the peaceful use of atomic energy for development of a nation. तो ये किसी भी नेशन को डेवलपमेंट उसकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो करामत साबित हो सकती है, और जो है ये बहुत ही अमन पसंदीदा जो है वो एटॉमिक एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। इससे इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है कि आपके मुल्क में जितनी लोड शेडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखें, ये है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। ये जो यहाँ पर इसने यूज़ किया था कि हम जो है वो आइसोटॉप्स को जो है वो न्यूक्लियर कंट्रोल्ड जो है वो एक आपके पास क्या होता है हाउस होता है, ठीक है, जिसमें आप ये लिखा हुआ है न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये। इसके अंदर जो है वो आप यूज़ करते हैं उसको आइसोटॉप्स को, और फिर वो आइसोटॉप से जो है एनर्जी पैदा होती है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है। जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है वो टरबाइन में आता है, टरबाइन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और यहाँ से ये देखें, ये क्या आ रहा है आपके पास रिजर्वायर है, ये वाटर आ रहा है, वाटर को बाद में स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा, और स्टीम से जो है वो क्या होता है जनरेटर ऑन होता है, और इस जनरेटर से जो है वो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों को पहुंचा दी जाएगी। बट हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, अभी तक जो है वो एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हुए पावर नहीं जनरेट की गई। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।